उसमें बिग बैड वॉल्फ यानी डेनिस वॉल्फ की। डेनिस का जो बर्थ है वो 1978 का है। वॉल्फ का जन्म हुआ था एक्चुअली टोकमाक नामक एक जगह में, जो कि आती थी उस समय पर सोवियत यूनियन में, रशिया में। अभी वो डिवाइड होकर के फिर किर्गिस्तान में चली गई। तो वो टेक्निकली एक रशियन थे हमेशा से, लेकिन 1989 में क्या हुआ कि वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त वाला इकोनॉमी क्रैश आया, सारी फैक्ट्रीज सब चीज़ें डाउन हो गई, और जहाँ पर डेनिस रहा करते थे वो एक इंडस्ट्रियल एरिया ही था, और ना चाहते हुए उनको वहाँ से पूरी फैमिली को माइग्रेट करना पड़ा। और उस समय पर वो दूसरे शहर में आ गए, जो कि था एक टोपकी नामक एक जगह थी, रशिया में ही थी। तो उस समय की डेनिस वॉल्फ एक कहानी बताते हैं। बात है 1990 जनवरी की, जब डेनिस वॉल्फ 11 साल के थे, और उस समय पर हालत ये थी कि उनके पास खाने पीने तक के भी पैसे नहीं थे। इस सिचुएशन को आप आज की सिचुएशन से भी कंपेयर कर सकते हो। और डेनिस जो थे वो लाइनों में लगते थे, जहाँ पर कि राशन मिलता था वहाँ पर रोज़ वो लगा करते थे। और एक दिन का उन्होंने इंसिडेंट बताया, 11 साल की उनकी उम्र थी, और वो जो गाँव था जो टोपकी जिसका नाम था, वो साइबेरिया के अंदर आता था, और वहाँ पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में या फिर 0 के आसपास रहता है। डेनिस ने बताया कि काफ़ी लंबी लाइन थी, जब 4 लोग बचे थे लाइन में मेरे आगे खड़े हुए थे, उसी वक्त जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने वो शट कर दिया गेट, और उस दिन उनको खाना नहीं मिला। तो कई बार ऐसा हुआ है कि भूखे पेट भी सोना पड़ा है, ये उनके लिए एक अब आम सी ज़िंदगी थी। डेनिस ने बताया था कि 10 साल की उम्र तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे टाइम पर टेबल पे हमारे खाना आ जाया करता था। लेकिन वही है कि जब वो माइग्रेंट्स होने की वजह से वहाँ से निकले और सब दूसरी जगहों पर जा कर के रहे, तब उनके साथ ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। लेकिन स्टेबिलिटी उनकी फैमिली में तब जाकर आई जब वो 92 में वहाँ से भी निकल करके चले गए जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी में फाइनली वो जा करके सेटल हुए थे, और वहाँ पर फिर डेनिस वॉल्फ की कहानी शुरू हुई। अब वहाँ पर क्या था कि डेनिस वॉल्फ को हमेशा से रशियन बोलनी ही आती थी, वो उनकी मदर टंग थी। लेकिन जर्मनी में जाकर के उनको कन्वर्सेशन प्रॉब्लम भी होने लगी, और बात करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। साथ ही साथ उनका जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन था, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता था, और सिर्फ वो 12-13 साल की उम्र में थे उस टाइम पर, 92-93 के आसपास। तो वो एक चीज़ चैलेंजिंग थी कि उनको एक नई लैंग्वेज भी अब सीखनी थी। 15 साल की उम्र तक ही डेनिस वॉल्फ ने सिर्फ पढ़ाई करी, और उसके बाद में वो एक डेली वेज वर्कर बन गए, जहाँ पर कि वो घरों में पेंट करा करते थे और विंडोज़ इंस्टॉल करते थे, जो नॉर्मली एक पेंटर का काम होता है, और वही काम वो करते चले गए अगले आने वाले 4 सालों तक। तो डेनिस का फिटनेस करियर अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ था, और 18 साल की उम्र में उन्होंने एकदम से देखी मैगजीन्स आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहीं पे, साथ में देखा टॉम प्लेट्स को, और एकदम से उनको वो बात याद आ गई जो कि ठीक 10 साल पहले उनके साथ हुई थी। उस टाइम पर भी ऐसा होता जब वो करीबन 9 साल के थे, उन्होंने आर्नोल्ड की मैगजीन्स देखी थी और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे, इतनी ज़्यादा अच्छी मसल्स, इतनी बड़ी मसल्स देख करके। पर वो कोई ऐसा टाइम नहीं था, और ना उनके पास में ऐसे कंडीशन थी उस टाइम पर कि वो वर्कआउट करते, और ना कोई वो उम्र होती है। तो डेनिस का बहुत सारा जो सारी कहानियाँ मैंने अभी तक आपको बताई, उसके बीच में इसी तरह से कटी। लेकिन अभी वो कमा भी रहे थे, और उनके पास एक चांस था कि वो जिम ज्वाइन कर सकते थे। बस उन्होंने पकड़ा अपने 2 दोस्तों को और चल दिए जिम की तरफ, और जिम करा उन्होंने 1 महीने तक। लेकिन 1 महीने के बाद उनके दोस्तों का हाल कुछ ऐसा हो गया जो कि ज़्यादातर लोगों का हो जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। उनके दोस्त ठंडे पड़ गए, और उन्होंने कहा छोड़ो, हमसे नहीं होगा। बट डेनिस ने क्विट नहीं करा, उनको मज़ा आ रहा था। उन्होंने कुछ नए तरीके के एक्सपीरियंसेस फील करने शुरू करे अपनी बॉडी के अंदर, और फीलिंग ऐसी थी कि अब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। उन्होंने देखा कुछ साइज़ वाइज भी बढ़ गया मेरे अंदर, और साथ ही साथ उनको फील भी अच्छा होता था, क्योंकि डेफिनेटली स्ट्रेस रिलीज़ होता है जब आप वर्कआउट करते हो। तो डेनिस का शेड्यूल अब कुछ इस तरीके से बन गया था कि सुबह अपने काम पर जाते थे, पूरा दिन वो पेंट करते रहते थे, और उसके बाद में लौटते थे वापस घर, और फिर जाते थे जिम में रात के टाइम पे। तो इस तरीके से उन्होंने 1 साल पूरा निकाल दिया उस जिम के अंदर, और काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स कर गए वो अपने फिजिक के अंदर। इंप्रूवमेंट्स कुछ ऐसे थे कि एक इंसान उनके पास आया और उसने कहा कि कम्पीट करने के बारे में क्या प्लान है तुम्हारा। तो डेनिस को नहीं मालूम था उस टाइम पर, उन्होंने कहा ये क्या चीज़ होती है। उनको लगा शायद कोई पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग की बात हो रही होगी, और जाहिर है वो भी एक कंपटीशन ही होता है अपने आप में। लेकिन उस आदमी ने उनको अप्रोच करा था एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग शो में खेलने के लिए, और लेकर के चला गया उनको एक दूसरे जिम में, जहाँ पर कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स तो नहीं, एमेच्योर बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करा करते थे। 1 साल तक डेनिस ने उस वाले जिम में ट्रेनिंग करी, और उनकी उम्र पहुंच गई करीबन 21 साल। वॉल्फ अभी तक जूनियर थे, वो जूनियर कैटेगरी में कम्पीट करने के लिए पूरी तरह से अब रेडी हो चुके थे, दिमाग में प्लान बना लिया था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने कि वो कंपटीशन जो है वो डिले हो गया, और 1 हफ्ते बाद कंपटीशन रखा गया उनके बर्थडे के। तो डेनिस वॉल्फ जिनको कि कम्पीट करना था जूनियर कैटेगरी में, अब ना चाहते हुए भी उनको उतरना पड़ा मेंस ओपन डिवीजन में खेलने के लिए, जिसके लिए वो पूरी तरह से तो रेडी नहीं थे। और फर्स्ट कंपटीशन उनका था एमेच्योर कंपटीशन जर्मनी में। उस टाइम उनकी लगी 4th प्लेसिंग, काफ़ी अच्छी प्लेसिंग थी। अब बॉडी बिल्डिंग उन्होंने करनी तो शुरू कर दी, लेकिन कमाई तो उनकी हो रही थी उसी पेंटिंग की जॉब से ही, और वही वो करते भी चले गए अगले आने वाले 1 साल तक।
तो 1 साल के अंदर अंदर डेनिस ने कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स करके दिखाए जो कि फिनोमिनल थे। करीबन उन्होंने 36 पाउंड्स का मसल मास इंक्रीज़ करा, जो कि अपने आप में बैठता 16 किलो मसल्स, एब्स अभी भी विजिबल थे। और अब एक ह्यूज इंप्रूवमेंट करके साथ ही साथ 100 किलो के वज़न पर अब वो उतरे वापस से उसी कंपटीशन में और जीत गए उसे ओवरऑल। वहाँ पर ऐसा था कि वो जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने देखा और पूछा, यार तुम कहाँ से आए हो, हमने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। डेनिस ने कहा कि तुम लोग भूल गए मुझे, पिछले साल भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा था। तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट्स ऐसे थे कि दूसरे लोग भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। डेनिस बताते हैं कि मैं कोई एस्टेब्लिश्ड बॉडी बिल्डर तो उस समय था नहीं, थोड़ा बहुत कमा लिया करता था और उसी में से अपना प्रोटीन का मैनेजमेंट करना, बिकॉज क्या होता है कि एक जो अच्छे टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो तो हाई क्वालिटी प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हैं, बट एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसने अभी स्टार्ट ही करा है वो कहाँ से इन चीज़ों को लाए। तो वो ज़्यादातर करके डिपेंड रहते थे मिल्क सोर्सेज पर, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स पर और चिकन, एग्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ही उन्होंने जो ये 36 पाउंड्स यानी 16 किलो का मसल गेन करा था, प्योर मसल्स गेन करी थी। इससे हम पता लगा सकते हैं कि उनके जेनेटिक्स सही में दूसरों से तो काफ़ी ऊपर थे। और यहाँ पर डेनिस वॉल्फ के साथ लेकिन एक इंजरी हो गई थी 2001 के पीरियड में, जो कि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करी किस वजह से थी और क्या थी, लेकिन उस वजह से उनको 1 साल तक कंपटीशन के बाहर रहना पड़ा और 2002 में उन्होंने वापस से कमबैक करा। डेनिस की 2002 में मुलाकात हुई अपनी वाइफ से, जो कि उनकी हमेशा से ही वाइफ रही हैं, और ये भी उनकी एक अचीवमेंट समझी जाती है बिकॉज इतने लंबे टाइम से अभी तक भी वो रिलेशनशिप में हैं, उन्हीं के साथ में है। डेनिस का कहना है कि जब वो अपनी वाइफ से मिले उसके बाद ही एक्चुअल करियर उनका स्टार्ट हुआ है, और 2002 से उन्होंने दोबारा कम्पीट करना शुरू कर दिया जर्मनी के जितने भी एमेच्योर शोज़ थे, और लाइन लगा दी उन्होंने। कुछ एक आध शोज़ को अगर छोड़ दो तो करीबन हर शो में वो फर्स्ट प्लेसिंग लेकर आते थे। डेनिस ने बताया कि 2004 तक वो पूरी तरह प्लान बना चुके थे कि अब उनको प्रो कार्ड चाहिए IFBB का। हालांकि इसी बीच उन्होंने अपनी जॉब भी खो दी, जो उनका पेंट करने का काम था, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। ऐसा एक टाइम आ गया था कि वो 1 हफ्ते पहले तक भी शो से ओवर टाइम कर रहे थे अपनी जॉब के अंदर, यानी कि ओवर टाइम करना उस समय में जहाँ पर कि कॉम्पिटिटर बेहद थका हुआ होता है, पूरी तरह से अपनी प्रेपरेशन में उसका ध्यान होना चाहिए। डेनिस वॉल्फ मैनेज नहीं कर पा रहे थे और उनको छोड़ना पड़ा उस चीज़ को। तो उस टाइम पर लेकिन ऐसा था क्योंकि अब वो इतने कैपेबल हो चुके थे कि वो कोचिंग और ट्रेनिंग देने लग गए थे, और वो आज तक भी देते ही आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ों से उनको मदद मिली, सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। साथ ही साथ वो अब गेस्ट पोजिंग भी करने लग गए थे एमेच्योर बॉडी बिल्डर के तौर पे। तो वहाँ से उन्होंने अब इनकम अपनी जनरेट करनी शुरू करी और कम्पीट करना शुरू करा। 2004 में डेनिस वॉल्फ ने खेला इंटरनेशनल जर्मन चैंपियनशिप का एक कंपटीशन, जो कि एक प्रो कार्ड कंपटीशन था, लेकिन उस टाइम पर वेन डिमिलिया जो थे वो अलग हो गए थे IFBB से, और उसके चलते कुछ ऐसा हुआ कि एमेच्योर डिविजन्स जो थी उनका वो होल्ड ख़त्म हो गया था, जैसे कि जर्मन चैंपियनशिप से प्रो कार्ड मिलना बंद हो गया था। तो ऐसा कुछ हुआ था उस समय पर, और सिर्फ वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप खेल करके ही सारे बॉडी बिल्डर्स प्रो कार्ड ले सकते थे। डेनिस के वहीं होश उड़ गए, क्योंकि वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप दुनिया के बेस्ट एमेच्योर्स के बीच में कम्पीट करना था, उन्हें जीतना था, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ उनको अभी नज़र आ रही थी। उतना उनके अंदर पोटेंशियल नहीं था उनके हिसाब से। बट क्या हुआ, 2005 में ना सिर्फ डेनिस वॉल्फ बल्कि रोली विंकलर, उनके भाई क्विंसी विंकलर, ये सब लोग गए चाइना, शंघाई, और वहाँ पर लेकिन डेनिस वॉल्फ ने ओवरऑल शॉट मारा टाइटल के ऊपर, और वहाँ से उनको मिल गया अपना प्रो कार्ड। डेनिस के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उससे बड़ी बात ये हुई कि जब तक वो घर पहुँचे उससे पहले उनको एक ईमेल रिसीव हो चुका था। ईमेल था एक स्पॉन्सरशिप का, और यहाँ पर अब उन्हें एक पहली बार ज़िंदगी में स्पॉन्सरशिप मिली, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब वो एक प्रो बॉडी बिल्डर थे और अब फाइनेंशियली वो इस स्पोर्ट के अंदर सस्टेन कर सकते थे, और वहीं से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी अपने सबसे पहले प्रो शो की, यूरोपा सुपर शो, जिसमें कि 7th प्लेसिंग उनकी लगी। फिर उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रो खेला, ग्रैंड प्रिक्स खेला, इनमें 5th 3rd प्लेसिंग आती चली गई, और इसके चलते फिर वो क्वालिफाई कर गए ओलंपिया खेलने के लिए। बिकॉज पहले ऐसा नहीं था कि आपको कोई प्रो शो जीतना पड़ेगा तभी आप ओलंपिया में खेलोगे, क्योंकि उतना कॉम्पिटिशन नहीं था प्रो बॉडी बिल्डर्स में, उतनी तादाद नहीं थी प्रो बॉडी बिल्डर्स की। तो ओलंपिया 2006 में डेनिस वॉल्फ प्लेस भी नहीं हुए। आप देख पा रहे हो डेनिस की फिजिक कैसी लग रही है, मसल मैच्योरिटी तो उनके अंदर है नहीं, ना ही वो इतने कंडीशनिंग कभी ला पाते थे। प्रो होने के बावजूद उनके पास इतनी अच्छी कंडीशनिंग नहीं थी जो कि दूसरे बॉडी बिल्डर्स को टक्कर दे पाए। डेनिस के पास वो साइज़ नहीं था, एब्स के अंदर सेपरेशन नहीं है, तो कुल मिलाकर के वो कोई ख़तरनाक कॉम्पिटिटर नज़र ही नहीं आ रहे, और इसके चलते उनकी ये प्लेसिंग भी नहीं लगी, यानी कि 16th प्लेसिंग, जिसको कि प्लेसिंग ना लगना बोलते हैं। उसके बाद 2007 से उन्होंने मिलोस सार्सेफ के साथ काम करना शुरू करा, उनसे कोचिंग ली और कम्पीट करा अपने सबसे पहले शो न्यूयॉर्क प्रो में, जिसमें कि 3rd प्लेसिंग उनकी लगी। एक और शो उसके बाद वो जीतने में कामयाब हो गए, जो उनका पहला प्रो शो बना कीस्टोन क्लासिक। उसकी वजह से वो ओलंपिया में डायरेक्ट कर गए क्वालिफाई, और 2007 के ओलंपिया में डेनिस वॉल्फ पूरी तरह से रेडी थे कुछ कमाल करने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमाल करा और अनएक्सपेक्टेड तरीके से 5th प्लेसिंग लेकर के आ गए, सीधा 11 प्लेसिंग ऊपर लाना।
ये अपने आप में कोई मजाक बात नहीं थी। ये चीज़ एक अच्छे बॉडी बिल्डर की पहचान तो है, लेकिन डेनिस लोगों के फ़ैन फेवरेट बन चुके थे। उस साल उन्होंने जो प्रेप करी थी वो मिलोस सारसेव के नीचे करी थी और उन्होंने उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्ब्स लोड करवाए थे। मतलब कहा जाता है कि 5000 ग्राम कार्ब्स थे जो कि डेनिस वॉल्फ ने लिए थे लोडिंग करने के लिए, और ये स्टोरी काफ़ी फेमस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बात रखी, जो कि इतने कार्ब्स आज तक किसी ने नहीं लिए होंगे। और वो बहुत ही फुल, बहुत ही टाइट और एकदम यंग लुकिंग मसल्स थी उनकी, बिल्कुल फ्रेश लुकिंग मसल्स जिनको बोलते हैं। और उस टाइम पर ऐसा था कि डेनिस वॉल्फ एक्चुअली रॉनी कोलमैन के साथ खड़े हुए थे कॉल आउट में। रॉनी, हमें मालूम है कि उनका लास्ट ओलंपिया था, कोई उनका शेप स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रह गया था, लेकिन इसमें हैरानी की बात क्या आती है ये सुनो। 2006 में डेनिस वॉल्फ ने जब एंट्री ली थी ओलंपिया में कम्पीट करा था, तब रॉनी कोलमैन नंबर 1 पे थे और डेनिस वॉल्फ प्लेस भी नहीं हुए थे। 2007 में डेनिस ने इतना मासिव इंप्रूवमेंट करा था, इतना ज़बरदस्त उन्होंने मास इंक्लूड कर लिया था अपनी बैक में, इतना साइज़ इंक्लूड कर लिया था ओवरऑल बॉडी में कि वो रॉनी को बीट कर गए। और रॉनी इस कदर तक नीचे गिर गए कि पिछले साल जो 16th प्लेस लेकर आने वाला एक बॉडी बिल्डर था उससे हारते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जिताया तब भी रॉनी कोलमैन को ही गया, 4th प्लेसिंग रॉनी को मिली थी और 5th पर डेनिस वॉल्फ को डाला गया था। लेकिन आप पिक्चर्स में देख करके खुद कंपेयर कर लो कि कौन विन कर रहा है कौन हार रहा है, बिकॉज रॉनी कोलमैन एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिनका करियर ख़त्म हो चुका था उस वाले ओलंपिया तक, और बॉडी की शेप सिमेट्री सब जा चुकी थी। वहीं डेनिस ने अपना करियर अभी स्टार्ट ही करा था, वो उभरना शुरू हुए थे। खैर, आप ये वाली फ़ोटो अब देखो, ये भी 2007 की है, जे कटलर और डेनिस वॉल्फ एब्स एंड थाई पोज। बताओ कौन विनर लग रहा है। आई थिंक आप भी समझ सकते हो कि डेनिस वॉल्फ इस वाले शॉट को जीत रही है, बट क्या था कि ओवरऑल तो फिर जे कटलर को उसमें जिताया गया था, जो कि काफ़ी लोग मानते हैं कि विक्टर मार्टिनेज को जिताना चाहिए था। खैर, उसमें डेनिस को मिली 5th प्लेसिंग और उनकी लाइफ की वो बेस्ट शेप है, ऐसा डेनिस वॉल्फ का मानना है। हालांकि 2013 में उन्होंने पीक हिट करी थी, बट उनको 2007 का लुक ज़्यादा पसंद है। तो ये ईयर इतना सक्सेसफुल साबित हुआ कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, और इससे ज़्यादा वो और क्या एक्सपेक्ट करते, ये मैक्सिमम था उनके लिए। लेकिन फिर भी डेनिस नहीं रुके और 2008 में उन्होंने और भी कमाल करा, 4th प्लेसिंग लेकर आए थे। हमें मालूम है फिल हीथ की एंट्रेंस हो गई थी उस साल, और 3rd पर फिल हीथ थे, 4th पर डेनिस वॉल्फ थे। तो वॉल्फ आप समझ लो बिल्कुल एक खतरे की घंटी बने हुए थे सबके लिए, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप दूसरे बॉडी बिल्डर से फार बेटर था। आप ये मान लो कि टॉप 3 बॉडी बिल्डर्स उनके ऊपर जो थे, फिल हीथ, जे कटलर और डेक्स्टर जैक्सन, इनमें से किसी के पास में भी वो फ्रेम नहीं था, वो साइज़ नहीं था जो कि डेनिस वॉल्फ के पास में था। हालांकि जे कटलर के पास में एक फ्रेम था, लेकिन डेनिस जितना अच्छा फ्रेम उनके पास भी नहीं था। पर 2008 के ओलंपिया के बाद उन्होंने और डेनिस जेम्स ने चैड निकोल्स के पास वो दोनों चले गए और उनसे ट्रेनिंग ली। उनका कहा माना, जैसे उन्होंने बोला, लाइक जो कार्ब लोडिंग रहता है, डिप्लीशन रहता है, मैनिपुलेशन रहता है वाटर सॉल्ट में, सब चीज़ें, और डेनिस वॉल्फ को उतारा स्टेज पर। 2009 में हालत ऐसी हुई कि डेनिस वॉल्फ प्लेस नहीं हुए, फिर से वही 2006 वाली हालत उनकी हो गई। मतलब फिज़िक अलग थी, लेकिन फिज़िक इतनी ऑफ थी कि इस वजह से वो प्लेस भी नहीं हुए। अब डेनिस ने इस चीज़ के लिए ब्लेम डाला चैड निकोल्स के ऊपर, और उसके बाद डेनिस ने खुद से कसम खा ली और कहा कि मैं आज के बाद किसी भी गुरु के नीचे ट्रेनिंग नहीं लेने वाला, और जो भी करूँगा खुद से करूँगा, और अब मैं अपने आप से कम्पीट करके दिखाऊंगा। और उन्होंने वही प्रोटोकॉल्स अपनाने शुरू कर दिए जो कि वो एमेच्योर बॉडी बिल्डर होने के टाइम पर अपनाया करते थे, और 2011 की प्रेप में लग गए। डेनिस ने लेकिन इससे पहले एक ऑफ़र साइन करा, एक स्पॉन्सरशिप, जिसके चलते उनको लास वेगास रहने का मौका दिया गया 6 महीने। उन्होंने कहा यार 6 महीने रह करके क्या होगा, रहना ही है तो पूरे साल रह करके देखते हैं। और उस टाइम वो जर्मनी से लास वेगास माइग्रेट कर गए, जहाँ पर कि ओलंपिया होता भी है, और वहाँ उन्होंने फिर अपनी प्रेप शुरू करी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और अगले साल फिर 5th प्लेसिंग लेकर के आए। तो एक तरह से देखा जाए सब कुछ वापस से अच्छा होना शुरू हो गया था। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का स्पोर्ट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कब तक आप एक चीज़ पे सस्टेन कर पाते हो वो ज़रूरी होता है। लेकिन डेनिस की प्लेसिंग कोई फर्स्ट प्लेसिंग तो थी नहीं कि उनको वहीं पर ही रुकना था, डेफिनेटली इंप्रूव होने का उनका और ज़्यादा गोल था, कई सारे फ्लॉज थे उनकी फिज़िक में। डेनिस ने यहाँ पर कम्पीट करा, फिर 2012 में तो उनकी प्लेसिंग गिर के 6th हो गई। यहाँ पर डेनिस के साथ में एक दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी फ़िज़िक हर बार ऐसा होता था कि जिस दिन कंपटीशन होता था उससे एक दिन पहले पीक हिट कर जाया करती थी, या 2 दिन पहले पीक हिट कर जाया करती थी। कंपटीशन डे वाले दिन उनके साथ ऐसा होता था कि उनकी बॉडी लाइक प्री जजिंग अगर चल रही है तो प्री जजिंग के एंड तक आते आते फेड पड़ जाएगी। इसका मतलब कि बॉडी की वो फुलनेस नहीं रहेगी, और डेनिस अपना साइज़ भी लूज़ करते जा रहे थे। ये दिक्कत उनके साथ आफ्टर रिटायरमेंट भी आई, बहुत तेज़ी से साइज़ गिराते हैं वो अपना, और वहाँ उनको कई सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत थी, और उनके पास कोई कोच नहीं था। तो डेफिनेटली डेनिस के पास में कई सारे फ्रेंड्स थे, और ख़ासतौर से डेनिस जेम्स जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनसे उन्होंने कोचिंग एडवाइस लेनी शुरू करी, किस तरीके से पीक हिट करनी चाहिए, वाटर मैनिपुलेशन, सॉल्ट मैनिपुलेशन, कार्ब लोडिंग, हर चीज़ के बारे में उन्होंने चेंजेस करने शुरू करे।
और इस चीज़ का रिज़ल्ट उन्होंने 2013 में अचीव करा जब उन्होंने अपनी पीक हिट करी। लेकिन साथ ही साथ ये दूसरी प्रॉब्लम थी उनके साथ में कि वो स्टेज पर वाइट दिखते थे। इसका मतलब टैनिंग भी ठीक से नहीं करके आते थे और उसके लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म उन्हें मिलता था। ऑलरेडी इतना ज़्यादा गोरा होने के बावजूद टैनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा लेयर्स लगाने की ज़रूरत है। 2013 में डेनिस ने इन सब चीज़ों को दूर करा, अपनी पीक हिट करी, एकदम फुल टाइट दिखाई दे रहे थे और थर्ड प्लेसिंग मारी। फिल हीथ काई ग्रीन के बाद डेनिस वॉल्फ प्लेस हुए। वो ओलंपिया कंट्रोवर्शियल भी था, इसलिए नहीं कि काई ग्रीन फिल हीथ को हरा रहे थे, बल्कि काई ग्रीन तो उस दिन अच्छे भी नहीं दिख रहे थे। उनके स्टमक में ब्लोटिंग इश्यूज दिखने शुरू हो गए थे। बहुत लोग ये मानते हैं कि डेनिस वॉल्फ को सेकंड आना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा फिल हीथ को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे, बल्कि काई ग्रीन से ज़्यादा। डेनिस वॉल्फ को डेफिनेटली काई ग्रीन को बीट कर देना चाहिए था, ऐसा जे कटलर का मानना है। उनको लगता है डेनिस वॉल्फ वहाँ पर रॉब हुए थे। तो खैर उस वाले शो में डेनिस वॉल्फ ने कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स करे थे, बिकॉज डेनिस के लिए सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है उनकी बैक, लोअर बैक, जो कि काफ़ी खाली खाली सी नज़र आती है। और डेनिस ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि ये मेरा जेनेटिक स्ट्रक्चर है, इसको मैं बदल नहीं सकता, इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, जो कि उन्होंने काफ़ी हद तक करा था। 2007 से लेकर 2013 तक उन्होंने अपनी बैक को इतना इम्प्रूव करा था कि उनका बैक डबल बाइसेप पोज सबसे बेस्ट पोज लग रहा था फिल हीथ के बाद में, और वो आप फोटोज़ में भी देख सकते हो। काई ग्रीन को तो डेफिनेटली वो बीट करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद वॉल्फ लग जाते 2014 के आर्नोल्ड क्लासिक प्रेप में। अभी क्या था कि आर्नोल्ड की कहानी भी कई बॉडी बिल्डर्स की ऐसी रहती है कि जो लोग मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाते वो कोशिश करते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक में एटलीस्ट एक तो टाइटल जीते। और 2011 में डेनिस ने कोशिश करी थी, बट ब्रेंच वॉरेन से हार गए। 2012 में भी वो ब्रेंच वॉरेन से हार गए थे। कई लोग मानते हैं कि ब्रेंच वॉरेन को नहीं जीतना चाहिए था उस दिन, और डेनिस वॉल्फ भी काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे आर्नोल्ड की हार से, क्योंकि उनको नहीं पता लग रहा था कि उनमें क्या कमी है। ब्रेंच वॉरेन में जजेस को ऐसा क्या दिखा कि उनको जिता दिया, बिकॉज उनका शेप स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। लेकिन डेनिस वॉल्फ ने ऐसा कभी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग समझते हैं कि हम दूसरे कॉम्पिटिटर से जेलस करते हैं, जबकि अक्सर ये होता है कि कॉम्पिटिटर अपने हारने की वजह ढूंढता है कि मेरे में क्या कमी रह गई। और 2013 का तो खैर पीरियड ऐसा था, उन्होंने कहीं आर्नोल्ड में किसी कंपटीशन में कम्पीट नहीं करा और सीधा उन्होंने ओलंपिया की प्रेप करी थी, जिसका कि उनको रिजल्ट मिला। बट 2013 की इतनी ज़बरदस्त प्लेसिंग के बाद वो फिर आर्नोल्ड की तैयारी में लग गए 2014, और हमें पता है उसको जीतने में कामयाब रहे थे। उसी साल उन्होंने आर्नोल्ड यूरोप भी जीता और उस साल के ओलंपिया में आई उनकी 4th प्लेसिंग। तो डेनिस वॉल्फ बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर थे, उस टाइम तक वो फ़ैन फेवरेट थे पूरी तरह से। 2015 में भी वो 4th आए थे ओलंपिया में। और उसके बाद में लेकिन ऐसा हुआ कि उनके साथ में हमें मालूम है नेक इंजरी की प्रॉब्लम हो गई थी। अब एक्चुअली में उस समय पर ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि डेनिस वॉल्फ ज़िंदा नहीं बचे या फिर उन्होंने अपनी पूरी बैक को इंजर्ड कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली डेनिस वॉल्फ के साथ में वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी लंबे टाइम से, उनको उसकी वजह से पेन महसूस हो रहा था। और जब उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, MRI वगैरह करवाया, तो उनको पता लगा कि उनकी नर्व्स जो थी, जो कि सर्विकल स्पाइन के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर वो नर्व पिंच कर रही थी, और वो इस वजह से बिकॉज जो हड्डियाँ थी उनके नेक के आसपास की वो ब्रेक होने लग गई थी, तो उस वजह से वो हड्डियाँ नर्व्स को पिंच कर रही थी, नर्व रूट को। तो उनको C4, C5, C6, C7 ये चारों अपनी अलग अलग स्पाइंस को ऑपरेट करवाना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने उनको फ्यूज़ करवाया, स्क्रूज डाले गए थे, ठीक जैसे कि रॉनी कोलमैन के साथ होता है, लेकिन उनके स्क्रूज बहुत छोटे थे डेनिस वॉल्फ के, और उसके बाद उनको पूरा रिकवर करना पड़ा। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट उनके साथ में 2016 के ईयर में हुआ। तो उनको लग रहा था एक टाइम तब भी कि शायद इस साल के ओलंपिया में कम्पीट कर पाएंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। डेनिस ने इसके चलते बहुत ही तेज़ी से अपना मसल मास लूज़ करना शुरू कर दिया था, जो कि फिजिकली तो उनको इतना परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन मेंटली एक एथलीट बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, क्योंकि उस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप अपने करियर के पीक पर होते हो, सारी कंपनीज आपके साथ होती है और वो आपके साथ उस टाइम पर रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। और स्पॉन्सर्स कई बार बहुत फोर्स करते हैं एथलीट्स को कि जाओ कम्पीट करो, और मेंटली आप परेशान होना शुरू हो जाते हो। खैर डेनिस को यहाँ से 1 साल और लगा, 2017 मिड आ गया, तब जा कर के वो ठीक ठाक हुए। पूरी तरह से तब भी ठीक नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड करा कि फिर से कम बैक करते हैं। अब यहाँ पर डेनिस ने लगभग 6-7 महीने की प्रेप करी और आर्नोल्ड में वापस से आ गए। उस टाइम काफ़ी लोगों को लगता था कि यार इतना मसल मास इकट्ठा कैसे कर पाएंगे, बट डेनिस ने फिर भी करीबन 70% वो लुक अचीव करके दिखाई, जो कि वो एक्चुअली स्टेज पर लेकर आया करते थे। अब 2018 आर्नोल्ड में जब डेनिस ने कम्पीट करा तो उसमें उनकी प्लेसिंग लगी 12th, जो कि एक सबसे ख़राब प्लेसिंग उनकी थी। 2 हफ्ते बाद होता है आर्नोल्ड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि केविन लेब्रोनी भी कम्पीट कर रहे थे, और वो काफ़ी हाइप्ड अप आर्नोल्ड था। एक्चुअली टिकट्स ही केविन लेब्रोनी की वजह से बिकी थी। उसमें वॉल्फ ने भी कम्पीट करा और उनकी प्लेसिंग लगी 10th। डेनिस की कंडीशनिंग अच्छी थी, डेनिस ने इम्प्रूवमेंट्स कुछ करे थे अपनी फिजिक में कि ज़्यादा ड्राई और ज़्यादा फुल, ज़्यादा कंडीशन नज़र आ रहे थे आर्नोल्ड ओहायो के मुकाबले।
तो ऑस्ट्रेलिया में वो अपने एक स्मॉल वर्जन में, लेकिन जिस तरह बिल्कुल पहले आया करते थे उसी तरह से दिख रहे थे। हालांकि कोई साइज़ का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है यार, आप अगर 10 किलो भी वजन कम कर दो एक बॉडी बिल्डर का तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखने लगेगा। अब वही आप 10 kg यानी कि करीबन 22 पाउंड्स मसल ऐड कर दो डेनिस वॉल्फ पे, वही 270 पाउंड्स के वो हो जाएंगे। तो उन्होंने एक्चुअली उतना टाइम नहीं दिया अपनी प्रेप को कि पूरी तरह से वो मसल्स को गेन कर पाएँ। तो यहाँ पर डेनिस वॉल्फ ने उसके बाद फिर कहीं कम्पीट नहीं करा। उनके दिमाग में घूमता रहा करना है कि नहीं, लेकिन वो उनका फाइनल कंपटीशन था 2018 आर्नोल्ड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद से डेनिस वॉल्फ जो थे उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो दूसरों को सिखाएंगे जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर खुद से सीखा है। और अब वो कई सारे प्रो एथलीट्स को, एमेच्योर एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, कई सारे एमेच्योर शोज़ वो करवाते रहते हैं। तो इस तरीके से अब उनकी लाइफ चल रही है। लेकिन डेनिस ने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया और कहा कि मैं कभी भी बॉडी बिल्डिंग से दूर नहीं रहा और मैंने कभी ये भी अनाउंस नहीं करा कि मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि उनका साइज़ बहुत कम हो गया है। तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा फील होता है मुझे और मोबिलिटी मेरी बॉडी की बहुत बढ़ गई है। मैंने फंक्शनल एक्सरसाइजेस करनी अब ज़्यादा शुरू कर दी हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स अक्सर कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस के यूज़ टू होते हैं, उसी तरीके से उनकी मसल्स यूज़ टू होती है, वेरिएशन के ज़्यादा आदी नहीं होती। और फंक्शनल ट्रेनिंग करने से उनकी इंजरीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली अब हील हो चुकी हैं। अब उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी नेक में, तो उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जो कि उनको रोक करके रखे दोबारा कम्पीट करने से। बट वो कह रहे हैं कि उस माइंड सेट में घुसना बड़ा मुश्किल होता है और उतना कुछ सेक्रीफाइस करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अभी तक रिटायर नहीं हुआ हूँ। अगर डेनिस वॉल्फ को मैं कंपेयर करूँ 90s के बॉडी बिल्डर से तो वो काफ़ी ज़्यादा मेल खाते हैं। कैसे? डेनिस वॉल्फ फ्री वेट्स में बहुत बिलीव करते हैं। उनके साथ कुछ शोल्डर्स में पेन ज़्यादा होने लग गया था एक टाइम पर। काफ़ी लोग मानते हैं कि आपको मशीन्स का यूज़ करना चाहिए पेन के टाइम पे और या फिर बारबल्स का यूज़ करना चाहिए। बट डेनिस ने जैसे ही डंबल्स यूज़ करने शुरू करे शोल्डर प्रेसेस के लिए, उनका पेन चला गया। दूसरी चीज़, डेनिस वॉल्फ बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन उनको पसंद नहीं है। लास वेगास में रहते हुए भी वॉल्फ ने अपना रूटीन नहीं छोड़ा। जे कटर बोलते हैं कि डेनिस वॉल्फ सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि हर एक चीज़ टाइम के साथ ही करेंगे वो, और इधर उधर चीज़ों को नहीं हिलने देंगे, मील्स को मिस नहीं होने देंगे। कटलर खुद ये बात कई बार बोलते हैं कि उन्होंने ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा करी कि उनकी फिजिक ख़राब हो गई एक्चुअली, और अगर वो ट्रैवल थोड़ा कम करते तो शायद और अच्छे से वो ओलंपिया स्टेज पर दिखते। बट डेनिस वॉल्फ अपनी तरफ से हर एक बेस्ट चीज़ करते हैं। डेनिस साथ ही साथ क्रिटिसाइज़ करते हैं कंडीशनिंग को आज के बॉडी बिल्डर की। वहीं जहाँ हम देखते हैं कि डेक्स्टर जैक्सन एक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर होते हुए भी साइड लेते हैं आजकल की बॉडी बिल्डिंग की और कहते हैं कि आज की बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी है। डेनिस वॉल्फ कहते हैं कि नहीं यार, ये बॉडी बिल्डिंग बहुत डाउन जाती जा रही है। और 2019 के मिस्टर ओलंपिया को तो उन्होंने भर भर के क्रिटिसाइज़ करा है। तो इस मामले में भी वो ऐसा नहीं सोचते कि क्योंकि ये सब बॉडी बिल्डर्स मेरी ही एरा के हैं तो मैं उनको सपोर्ट करूँ। डेनिस हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको कोई बॉडी पार्ट ग्रो करना है तो कभी भी उस इंसान से जा कर के मत पूछना जिसके पास वो पहले से बहुत अच्छा दिखता हो। लाइक फिल हीथ से कभी ये मत पूछना कि बैक कैसे बनाई जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे, बल्कि मैं दे पाऊंगा जिसके पास एक अच्छी बैक नहीं है। ये बात कहनी है डेनिस वॉल्फ की। और उन्होंने कहा अगर शोल्डर्स बनाने तो कभी मुझसे मत पूछना कि कैसे बनाते हैं, बल्कि ऐसे इंसान से पूछना है जिसके कि वर्स्ट शोल्डर्स है और उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे बना करके दिखाए। तो वॉल्फ हमेशा से एक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा कोच भी नहीं रहा। उन्होंने कहा कोच इसके बिना, मैं गुरुज के बिना ही ट्रेनिंग करूंगा। डेनिस जिम से हालांकि बीच बीच में सलाह मशवरा वो लेते रहे, और जो उन्होंने कमबैक करा था 2018 में वो उन्होंने डेनिस जेम्स की मदद से करा। डेनिस ने अपना वर्कआउट शेड्यूल, अपने वर्कआउट का पैटर्न सब कुछ खुद से डिज़ाइन करा है। हमेशा से डेनिस वॉल्फ ने कहा है कि ज़रूरत है आपको अपनी वीकनेस को सही करने की, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि जजेस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं देखते वो लोग। तो अपने बाइसेप्स को उन्होंने हमेशा से एक बहुत ही वीक बॉडी पार्ट बताते हुए कहा है कि ये ग्रो नहीं होते थे मेरे से किसी भी तरह, और पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने पैतरे नहीं आजमाए, लेकिन फाइनली जाकर के जब वो प्रो बने तब उन्होंने इस पे और ध्यान देना शुरू करा, अपने बाइसेप और अपनी लोअर बैक को। डेनिस ने बताया लोअर बैक तो मेरी ग्रो नहीं होती थी, बिल्कुल सबको दुनिया को मालूम है, लेकिन सालों लग गए इसके साथ माइंड मसल कनेक्शन बनाने में, और अगर ये आप नहीं बना पाते हो तो आप एक टाइम बाद ग्रो करना स्टॉप कर दोगे। और इसीलिए उन्होंने 2013 तक आते आते अपनी बैक इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि वो एक उनका बेस्ट पार्ट भी बन गया था। तो डेनिस ने कहा ये आपको ज़रूरी है, और अगर आपको सही से प्रोटोकॉल्स नहीं पता तो इन चीज़ों को फिगर आउट करने की बेहद ज़रूरत है। जैसे डेनिस ने बताया कि मैंने अपनी लोअर बैक का जो माइंड मसल कनेक्शन बनाया वो अंडर द हैंड ग्रिप के साथ में जब मैं बेंट ओवर रोज कर रहा था तब मैंने बनाया, और इस चीज़ को सीखा उन्होंने खुद डोरी नेट्स से। उन्होंने कहा स्क्वाट्स करने इतने ज़रूरी नहीं जितनी की दुनिया बोलती है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव होता है, और जो चीज़ आप पे बेस्ट सूट करे आपको वो करना चाहिए। तो डेनिस वॉल्फ कई बार जब उनसे लोग पूछते थे कि स्क्वाट्स ही करने लेग्स के लिए ज़रूरी, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि डोरी नेट्स के बिना स्क्वाट्स के भी एक अच्छे लेग्स थे।
उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है रॉनी कोलमैन, डोरी नीट्स जैसे लोगों से। साथ ही साथ ये भी सीखा कि इंजरीज़ किस तरह से आपका करियर ख़त्म कर सकती हैं। और अगर आप इंजर्ड होते हो तो इनिशियली तो ऐसा होता है कि आपको नहीं पता लगता, आप जल्दी से हील हो जाते हो, बट वो इंजरीज़ जो हैं अगर ठीक से उनका ध्यान ना रखा जाए तो धीरे धीरे करके वो बिल्डअप होती चली जाती है। और एज आती है आपकी 35-40 साल के आसपास आप होते हो, इतनी इंजरीज़ हो जाती है कि आपको रिटायरमेंट तक लेनी पड़ जाती है। अपने कैव्स के बारे में डेनिस वॉल्फ काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, स्पेशली उनका लेफ्ट कैव। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं था, इनिशियली उनके करियर में उनके कैव्स थे, अगर आप देखो भी वीडियोस में, लेकिन बाद में शायद वो एक नर्व डैमेज की वजह से ऐसा हुआ है। तो उन्होंने भी उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कैव्स एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत बड़ा एक डील ब्रेकर बन जाए आपको हराने या जिताने में। तो वो उनके साथ हमेशा से एक समस्या रही है। वॉल्फ को मैंने सबसे अच्छा आर्नोल्ड का जो पोज हिट करते हुए देखा है वो उन्हीं को देखा है। वो जो क्वार्टर 3/4 बैक डबल बाइसेप वाला पोज होता है ना, इतना अच्छा मतलब पोज सेड्रिक मैकमिलन भी हिट नहीं कर पाते। मतलब एक उनका शेड्यूल था जहाँ बॉडी बिल्डर्स आज कई बार पोजिंग प्रैक्टिस भी नहीं करते, तो वो इसीलिए डेनिस वॉल्फ कहते हैं कि ये आज बॉडी बिल्डिंग गिरती जा रही है। तो देखा जाए एक तरीके से वो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर थे, और आज भी वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है अपने परिवार के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के एक बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर और एक बहुत ही मतलब जेंटलमैन टाइप पर्सन वो माने जाते हैं डेनिस वॉल्फ। और यही था उनके बारे में। आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और क्या आपको लगता है डेनिस वॉल्फ के बारे में सुन करके कमेंट्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।